नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात करने वाले हैं आज इंटरनल सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा। और आंतरिक सुरक्षा में भी एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बड़ा यूनिक टॉपिक है। अब इससे इंटरनल सिक्योरिटी आपकी कैसे डिस्टर्ब होगी, ये सोचने वाली बात है। पॉइंट है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन वो सुना है आप लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। अब आईएएस बनने जा रहे हैं, पीसीएस बनने जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपको हर पहलू पे, हर डायरेक्शन पर अलग तरीके की सोच रखनी होगी। जो सोच आप लोग आज तक रखे हैं एक सामान्य स्टूडेंटों की, आपको वहां से हट के सोचना है। आखिर एक आईएएस बनने के लिए या यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए वो सोच क्या है जो आप लोग मिस करते जा रहे हैं। हम लोग हमेशा लगातार जो मेरी क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, उन क्लासेस पे मेरा फोकस ये होता है कि आपका सोचना थोड़ा सा अलग हो। और आपका सोचना अलग किस लेवल पे, जो यूपीएससी चाहती है आप उस बेस पे जाए। जैसे हम लोग अभी तक बात करते थे ग्लोबल वार्मिंग। जब हम इसकी बात करते थे तो हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा सोचे। वो क्या है, अब इसे देखना है आप लोगों। एक तो आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, भूगोल के पक्ष से, और दूसरा पर्यावरण के पक्ष से। अब आपको इसमें कई चीजें जोड़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको सोचना क्या होगा, सामाजिक स्तर से, स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, भू राजनीतिक स्तर पर, आंतरिक सुरक्षा पर, गवर्नेंस की स्थिति पर, तो कोई भी चीज, अब आप समझो कि हमें पढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें हमने ज्योग्राफी पढ़ी है भाई। ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर में ये पक्ष आया था। इन्वायरमेंट में इंपैक्ट डाल रहा है, वो पक्ष हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। वैश्विक तापमान में वृद्धि, तो जीव जंतुओं के जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। अब भैया सामाजिक स्तर पे क्या परिवर्तन होगा इसका, आर्थिक स्तर पर क्या परिवर्तन होगा, भू राजनीतिक स्तर पर इसका क्या परिवर्तन होगा, क्या जमीन के स्तर पर जब हम लोग बात करेंगे तो जमीन के स्तर पर क्या परिवर्तन होगा, आंतरिक सुरक्षा में ये कैसे प्रभाव डालेगी, गवर्नेंस के पक्ष पर ये कैसे प्रभाव डालेगी। इन सब चीजों को अब आप लोगों का जो सोचने का तरीका है, देखिए मैं आप लोगों को पहले धीरे धीरे लेके चल रहा था, अब मुझे ये लगने लगा है कि अब आप मेच्योरिटी के उस लेवल पर आ चुके हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट या सिविल एस्पिरेंट में होना चाहिए। तो हम लोग अब उस दिशा पर थोड़ा सा आत्मसात करना प्रारंभ करेंगे। अब आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो कुछ इस तरह से पढ़ने और समझने का तरीका इख्तियार करो। जैसे एक क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जलवायु परिवर्तन
निरंतर हो रहा है, यह आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार चुनौती उत्पन्न कर सकता है, या ग्लोबल वार्मिंग आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बनकर कैसे सामने आ रही है, या आर्थिक स्थिति पर या देश की अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल वार्मिंग कैसे प्रभाव डालती है। अब आपको इस तरह से सोचना होगा। जब इस तरह से सोचोगे तब समझ में आएगा, नहीं साहब यहां तो बड़ा क्लिच है, बड़ा यार डिस्टर्ब है, पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग ही एक अलग डायमेंशन में खेलने को तैयार हो रहा है। तो अब आपको इन सारे एस्पेक्ट्स पर विचार करना। अब एक एक पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे और ग्लोबल वार्मिंग से हम एक रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे निकल रहा है भाई, आज देखना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापमान, अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। यही तो बात हुई, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। में वृद्धि, अगर हमारी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी तो खाद्यान्न के उत्पादन में इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर कहीं पर तापमान में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से इसका क्या हो जाएगा, हमारे खाद्यान्न उत्पादन में इसका प्रभाव पड़ेगा। कॉमन सी बात है, जब तापमान में वृद्धि होगी तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी होगी, और खाद्यान्न उत्पादन में कमी इन द सेंस कि खाद्यान्न का उत्पादन कम होने लगेगा। क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव कैसा होगा, निगेटिव प्रभाव का इंपैक्ट जो होगा, जो फूड प्रोसेसिंग है, जो फूड प्रोटेक्शन है, प्रोड्यूसन है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आपके खाद्यान्न उत्पादन में क्या आ जाएगी, यहां पर कमी आएगी। अब देखते चलना, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती जाएगी। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और खाद्यान्न उत्पादन में कमी तो मतलब एक चीज और तो होगा, खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ कमी के साथ साथ क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि, मतलब मेच्योर जल्दी हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें गेहूं को लगभग 90 दिन में तैयार होने का समय, जो समय लगता है गेहूं को तैयार होने में, वो लगभग 90 दिन लग जाता है। ठीक है, कुछ 60 दिन में बनते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 60 से 90 दिन की जो ड्यूरेशन है वो पोषक तत्व से निहित होते हैं। तो फिर जब ये खाद्य आपका ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी या ग्लोबल वार्मिंग हो रही होगी, तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, खाद्यान्नों में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने नियमित समय से पूर्व ही
खाद्यान्न तैयार होने लगेंगे। कॉमन सी बात है, आपको जितना समय चाहिए मैच्योर होने के लिए, आपकी बॉडी को जितना समय चाहिए दूसरी अवस्था में, बाल्यावस्था से शैशवावस्था मतलब यंग एज में आने के लिए, अगर आपको लगभग 16 से 18 वर्षों में आपके शारीरिक विकास पूर्ण रूप से होता है, 16 से 18 वर्षों में, अगर यही शारीरिक विकास आपका 12 वर्षों में हो जाए तो लगभग 6 वर्ष पहले ही आप तैयार हो चुके हैं। और 6 वर्ष पहले तैयार मतलब अब आपकी बॉडी की फिजिकल एफिशिएंसी या शारीरिक क्षमता में उस लेवल की वृद्धि नहीं हुई है। नहीं हुई है मतलब बीमारियां आपको जल्दी पकड़ेंगी, मतलब आप परेशान होना प्रारंभ हो जाएंगे, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, पोषण तत्वों की कमी होगी। पोषण तत्वों की कमी होगी। ठीक, अब ये चीज क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक, कोई भी चीज आप पढ़ो तो उसको वहां तक लेके जाओ जहां तक आपको वो चीजें क्लियर न करें। अब जब भाई पोषक की कमी होगी इसमें, यहां पर समझना, और खाद्यान्न उत्पादन कम हो रहा है, दोनों चीजें चल रही हैं। अब खाद्यान्न उत्पादन में कमी होगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या ज्यादा है, खाद्यान्न का उत्पादन क्या हो जाएगा, यहां पर खाद्यान्न का उत्पादन कम है तो खाने का संकट उत्पन्न हो जाएगा विश्व में, तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। संकट उत्पन्न होने लगेगा। भाई अगर आज की डेट में देखा जाए तो हर चीज महंगी होती जा रही है, और जब खाद्यान्न संकट आपका उत्पन्न हो रहा है तो नॉर्मल सा एक चीज और, खाद्यान्न में पोषक तत्वों की कमी है, तो दूसरा पॉइंट भी तो इसी के साथ आ रहा है, पोषक तत्वों की कमी मतलब कि कुपोषण की स्थिति भी बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, कुपोषण की समस्या में वृद्धि होगी। में वृद्धि होगी। अब देखो, कुपोषण में वृद्धि होगी, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है, लोगों को यहां पर भी खाना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होगा, लोगों को खाद्यान्न पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होगा। और जब खाद्यान्न पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होगा तो कुपोषण की स्थिति बनेगी। अब देखते जाओ, जब कुपोषण की स्थिति बनेगी तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या होने लगेंगे, बीमार होने लगेंगे। ये पूरी की पूरी हम जनता की बात कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल लेके चलो। अब आप समझो, यहां पर क्या हो जाएगी, बीमारियों का प्रसार होने लगेगा, मतलब बीमारी बढ़ने लगेंगी। और जब बीमारी बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है, आप पैसा कहां पर खर्च करोगे, इलाज पर ज्यादा धन खर्च होने लगेगा। और यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं कुपोषण में वृद्धि, बीमारियों का प्रसार होगा तो इलाज में ज्यादा पैसा खर्च होगा,
अर्थव्यवस्था पर क्या हो जाएगा। अगर हम किसी राष्ट्र की बात करेंगे या आपके घर की बात करेंगे, परिवार की बात कर लें, तो आपके घर परिवार की अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। तो अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने लगेगा। कॉमन सी बात है ना, जब आप बीमार होने लगेंगे, परेशान होंगे, तो आपके घर में जो आपके मम्मी पापा पैसे कमा रहे हैं वो क्या करेंगे, आपका इलाज कराएंगे। और इलाज में पैसे जो जा रहे हैं वो जो नॉमिनल खर्च हैं उनसे काट के ही वो पैसा जाएगा। मतलब अर्थव्यवस्था, जो घर की अर्थव्यवस्था है, 100 रुपए, 2000, 2 करोड़, 2 अरब, तो उस अर्थव्यवस्था से किस पे ज्यादा पैसा जाने लगेगा, इलाज पर ज्यादा खर्च होने लगेगा। एक फैमिली का सोच के चलोगे, एक देश का अपने आप समझ में आने लगता है। ठीक, अर्थव्यवस्था पर क्या हो जाएगा, बोझ बढ़ेगा। और जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो एक चीज करा सोचो, ज्यादा धन खर्च होगा तो बचत कैसी होने लगेगी, बहुत ज्यादा होगी कि बहुत कम होगी। इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी बचत कम होगी। बचत कम होगी। अब समझो, जब बोझ इलाज ज्यादा होगा, अर्थव्यवस्था पर बोझ ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर बचत, जो पैसा आप बचा रहे हो, जो पैसा आपका बचने वाला था, वो पैसा कम से कम पैसा आपको बचत में प्राप्त होगा। तो यहां पर बचत कम होगी। तो नॉर्मल सी बात है, जब बचत कम होगी तो, और बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, इसी के साथ साथ एक लाइन और जुड़ जाएगी कि गरीबी में वृद्धि होने लगेगी। क्या होने लगेगी, गरीबी में वृद्धि होगी। बचत कम हो रही है, गरीबी में वृद्धि होगी। और जब इस तरह की स्थिति आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है, अर्थव्यवस्था पर बचत कम है, तो आप समझो बचत कम होगी। तो यहां से हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था में बचत कम। अब जब बचत कम होगी तो देश में नए उद्योगों का निर्माण नहीं होगा। कॉमन सी बात है ना, देश में औद्योगिक विकास में कमी आएगी। देश में औद्योगिक विकास में कमी आएगी। अब यहीं पर एक पॉइंट आया कि आखिर क्यों कमी क्यों आएगी, क्योंकि आपके पास बचत कम, तो यहां पर निवेश भी कैसा हो जाएगा, क्योंकि सरकार का निवेश कम होगा। सरकार का निवेश कम होगा। अब ये इकोनॉमी चल रही है। अब देखो, यहां पर इकोनॉमी और आपकी एग्रीकल्चर दोनों एक साथ पैरेलल चल रही है। सरकार के पास निवेश कम होगा, इसलिए औद्योगिकरण वो कम होगा। और जब औद्योगिकरण कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होगी। क्या होगा, जब ये सिचुएशन बनेगी तो बेरोजगारी की
गाड़ी की समस्या में वृद्धि होगी। अब बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई तो नॉर्मल सी बात है कि भारत में गरीबी में भी वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी? गरीबी में वृद्धि होगी। और इस स्थिति में जब आपके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तो आप क्या करोगे? कौन सा रास्ता लोग चुन रहे हैं? जब पैसा नहीं होगा, बेरोजगार हैं, खाली हैं, भूख से हमें मरना ही मरना है, तो नॉर्मल सी बात है, दिमाग लगाओ। जो व्यक्ति भूख से तड़प कर मर रहा है, अगर उसे कोई कह दे 5 रुपए आपको दिया जा रहा है और 5 रुपए में ये क्राइम करना है, 5 रुपए में वो क्राइम करना है, तो नॉर्मल सी बात है वो व्यक्ति उस दिशा पर चला जाता है। कॉमन है, फिनोमिना है कि भूख से तड़पता हुआ वो अपनी भूख सह सकता है, अपने परिवार की नहीं सह सकता। हर व्यक्ति काम क्यों कर रहा है? क्योंकि अपनी सोसाइटी, अपने परिवार के लिए हर व्यक्ति है। तो नॉर्मल से जब गरीबी में वृद्धि होगी तो समाज में कैसी स्थिति हो जाएगी? समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब देखो यहां इंडियन सोसाइटी आ रही है, समाज में इंडियन सोसाइटी क्या? सोसाइटी है, समाज आ रहा, समाज में अराजकता फैलने लगेगी। और जब इस तरह की स्थिति होगी तो आप ये बताओ, क्या सरकारी पुलिस, पैरामिलिट्री इनको रोक पाएगी? अर्थात ये कानून व्यवस्था का विरोध करेंगे। किसका विरोध करेंगे? ये सरकार का विरोध करेंगे, व्यवस्था का विरोध करेंगे और कानून का विरोध करेंगे। ये किसका? जब अराजकता फैल जाएगी तो ये सरकार, कानून का विरोध करेंगे। है ना? अभी आप लोगों ने पाकिस्तान में देखा कि आटे के लिए युद्ध चला और लोगों ने एक दूसरे के साथ लूट खसोट शुरू कर दी। अराजकता का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न हो चुकी है? भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब किसी भी राष्ट्र में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे अभी श्रीलंका में आप लोगों ने देखा होगा, तो ऐसे हालात उत्पन्न हो गए। ठीक, तो जब वहां पर आपके यहां पर समाज में अराजकता फैल जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, गरीबी में वृद्धि हो जाएगी, तो वो लोग अराजक हो जाते हैं। मतलब वो अब कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे और उस व्यवस्था, सरकार या व्यवस्था का विरोध करेंगे। और जब यह सरकार या व्यवस्था का विरोध करेंगे तो इसका मतलब है कि ये चोर, डकैत, अब देखते जाना, नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, ठीक, इन सब की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? की तरफ बढ़ेंगे। और जब इस तरह से ये काम आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से जब चोरी, डकैती, नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी इस तरह की स्थिति की तरफ जनता आगे बढ़ने लगेगी, तो इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक सुरक्षा अब खतरे में है। क्या हो जाएगा? आंतरिक सुरक्षा
खतरे में हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कोई भी, अब आप यहां पर समझो कि देश में किसी भी राष्ट्र की स्थिति आए तो राष्ट्र की स्थिति तब तक वो लोग संभाल सकते हैं जब तक यहां पर, अगर हम बात करें कि स्थिति इस रूप में ना आए कि अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक बोझ बढ़े और यहां पर औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास में अचानक से रोक लग जाए। जब औद्योगिक विकास रुकेगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, गरीबी में। तो जब भी किसी राष्ट्र में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगती है तो देश के संचालक सरकार डरने लगती है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हो सकता है। अगर ये सारी चीजें सही रहे, रोजगार का विकास होगा, निवेश होगा, अच्छा रोजगार होंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से यहां पर समाज में अराजकता नहीं फैलेगी, लोगों के बीच में आपसी असंतोष की स्थिति नहीं फैलेगी, और नहीं होगा तो सरकार कानून का विरोध नहीं होगा। और जब व्यवस्था या सरकार या कानून का विरोध नहीं होगा तो आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी, चोरी, डकैती ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। और जब ऐसी समस्या नहीं होगी तो आंतरिक सुरक्षा को किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं होगा। ये तो रहा इसका एक पक्ष। अगर हम यहीं पर दूसरे पक्ष को देखने के लिए आगे बढ़ें और चीजों को समझने का प्रयास करें यहां पर, अब दूसरा पक्ष, एक पक्ष हम लोगों ने क्लियर किया, अब दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग में निरंतर वृद्धि, वैश्विक अर्थात वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि होती है। तो अब दूसरे पक्ष पे आते, ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम लोगों ने एक पक्ष को देखा खाद्यान्न के क्षेत्र, अब इसी को दूसरे पक्ष में देखो, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लेशियर्स की बात कर ले, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, अर्थात तापमान में निरंतर वृद्धि होगी। अब जब तापमान में निरंतर वृद्धि होगी तो एक चीज बताओ कि ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलने लगेंगे या वैसे ही रहेंगे? जब तापमान में निरंतर वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर क्लियर है? अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो अब यहां से समझते हुए चलना, ग्लेशियर पिघलेंगे तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो इसका मतलब क्या है, समुद्रीय जल स्तर में वृद्धि होगी, समुद्रीय जल स्तर में वृद्धि होगी। कॉमन सी बात है, ग्लेशियर पिघलेंगे तो ग्लेशियर पिघल के कहां, समुद्रीय क्षेत्रों में ही तो है। तो समुद्रीय जल स्तर में वृद्धि होगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैप में जाओ। अब इसको पढ़ने के लिए आपको एटलस खोलनी पड़ेगी, एटलस खोल लो सभी लोग, ठीक। अब एटलस में देखो समुद्र तटीय क्षेत्र कौन कौन से, तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे, डूबने लगेंगे। जब समुद्रीय जल स्तर में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी जल स्तर की वृद्धि होगी। क्या हो जाएगा, इसका मतलब है समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी जल वृद्धि होगी। कॉमन सी बात है ना?
जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रों में, उनके किनारे में भी जल स्तर में वृद्धि होगी। तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। कॉमन सी बात है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, समुद्र तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। अच्छा एक चीज सोचो, जो समुद्र तटीय क्षेत्र ये डूब जाएगा तो नॉर्मल सी बात यह है कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र में लोग निवास कर रहे हैं वो कहां जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, समुद्र तटीय डूबेगा तो इसका मतलब यह है कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र में लोग निवास कर रहे थे वो लोग क्या करेंगे, पलायन करेंगे। इसका मतलब है कि जो लोग समुद्र तटीय क्षेत्र में निवास रहे हैं वो वहां से पलायन करेंगे। कॉमन सी बात है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र डूब जाएगा तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र में इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे वो लोग क्या करेंगे, पलायन करेंगे। अब देखो जब ये पलायन करेंगे तब क्या होगा, तो निश्चित रूप से ये एक स्थान से जहां से पलायन करेंगे दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, शरणार्थी के रूप में होंगे। आप समझो, जब ये लोग दूसरी जगह जाएंगे, तो ये लोग शरणार्थी कहलाएंगे। इतनी चीज है। अर्थात क्या हो जाएगा, शरणार्थियों की समस्या जन्म लेगी। क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट पॉइंट पर शरणार्थियों की समस्या जन्म लेगी। अब देखते चलना है, पॉइंट एक चला, यहां पर क्या हुआ, शरणार्थियों की समस्या जन्म लेगी। अब शरणार्थियों की समस्या कैसे जन्म लेगी, अब यहां पर यह समझने वाली बात है। मान लो कि आप इस जगह पर पहले से निवास कर रहे थे, ये कोई ए स्थान था, ए स्थान में आप पहले से निवास कर रहे हैं, आप इस देश के पूर्व निवासी हैं, लेकिन जब ये लोग आएंगे तो ये यहाँ के शरणार्थी होंगे, तो इनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक, शरणार्थियों की, और दूसरा आपके पास जमीन कितनी है ये भी एक समस्या उत्पन्न होगी भाई। ठीक, तो यहां पर शरणार्थियों की समस्या किस आधार पर होगी, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि जब कोई भी यहां पर शरणार्थी आएंगे तो भूमि के लिए संघर्ष होगा। किसके लिए, जमीन के लिए संघर्ष होगा। एक तो ये स्थिति बन जाएगी किसी भी राष्ट्र में, अभी हम लोग चलेंगे समझेंगे इसको तब समझ में आएगा आप लोग। जमीन के लिए संघर्ष होगा भाई, हम अगर कहीं पर भी रहने के लिए जा रहे हैं, दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि हम लोग रहने वाले यूपी के हैं, हम लोग आके दिल्ली में बस गए, दिल्ली में टीचिंग कर रहे हैं, फिर जयपुर में जाके टीचिंग कर रहे हैं, तो जयपुर अगर हम जा रहे हैं
तो वहां पर पलायन हम कर रहे हैं किसके लिए? रोजगार के लिए। आप समझो, रोजगार के लिए। तो जब हम पलायन करेंगे तो वहां पर जाएंगे और जाने के बाद हमें, जैसे कि आप ये स्टूडियो देखते हो वैसे ही हम रहने के लिए तो निवास स्थल भी चाहिए ना। तो वहां पर क्या होगा? निवास के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, जो शरणार्थी आए हैं निवास करने के लिए उनको जमीन चाहिए, और जमीन के लिए क्या होगा? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, जो ये पहले से निवास कर रहा है और जो शरणार्थी आए हैं, इनके बीच में, इनके आर्ट एंड कल्चर में क्या होगा? टकराव होगा, सांस्कृतिक टकराव होगा, कल्चरल इफेक्ट, सांस्कृतिक जो कल्चरल फाइट यहां पर स्टार्ट होगी। कॉमन है इतनी चीजें। अब जब यहां पर सांस्कृतिक टकराव होगा, अब सोचते चलो यहां पर क्या होगा? अब सांस्कृतिक टकराव होगा और समूहों में क्या हो जाएगा? अगर हम देखें सांस्कृतिक, जमीन के लिए संघर्ष होगा, और संघर्ष के लिए अगर हम लोग देखें यहां पर सांस्कृतिक टकराव हुआ और समूह, जो दोनों ही समूह है, एक तो शरणार्थी समूह और जो एक वहां पर मूल निवासी समूह है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? समुदायों में उग्रता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? समुदायों में ठीक, या हम ये कह दें कि इन दोनों समुदायों में क्या हो जाएगा? उग्र भावना अपने आप ही जन्म ले लेगी। अब ये अपने आप के सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, मतलब आतंक का सहारा लेना शुरू करेंगे, डराना, धमकाना, ये क्या करेंगे? आतंक का सहारा लेंगे। और जब कोई भी थ्रेट्स की बात करता है या टेररिज्म की बात करता है, वो किसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं? यहां पर दोनों जो समुदाय हैं, जो शरणार्थी समुदाय और जो वहां का रेजिडेंशियल जो ग्रुप्स है, उन दोनों के बीच में फाइट होगी। वो टेररिज्म के लिए आगे बढ़ेंगे, वो एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, वेपन्स का यूज करेंगे। और जब इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी तो नॉर्मल है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए यह स्थिति खतरा उत्पन्न कर देती है। अब समझो, अब यहां पर समझने वाली बात है कि आंतरिक स्थिति जो है हमारी, जो इंटरनल सिक्योरिटी का पॉइंट है कि चला क्या, ग्लोबल वार्मिंग हुई, तापमान में वृद्धि हुई तो ग्लेशियर पिघला तो नॉर्मल सी बात है समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी साहब। समुद्री जल स्तर में वृद्धि का मतलब है जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे कि अपने लक्षद्वीप है, मालदीव है, ठीक है, आपके अंडमान निकोबार आइलैंड हैं, ये क्या होंगे? ये धीरे धीरे पानी में डूब जाएंगे। तो हमारे अंडमान निकोबार की ट्राइब्स जो है, जो आपके लक्षद्वीप के जो निवासी हैं, उनको हम कहाँ? भारत में शरण देंगे। मालदीव है, वहां पर अगर डूबेंगे तो वो किसी न किसी राष्ट्र में वहां की जनसंख्या शरण लेगी, है ना। तो जब शरण लेगी तो नॉर्मल सी बात है, जो वहां पर रहने वाले मूल निवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके बीच में और जो मालदीव के लोग आएंगे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा।
और सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट होगा कि जब वो आएंगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी जमीन में रहने नहीं देंगे, क्योंकि जमीन जो है वो मूल निवासियों की हो रही है। किसकी रहेगी? मूल निवासियों की रहेगी। भारत की सारी संपत्ति अपनी ही तो है, हम भारत के नागरिक हैं, हम इसके मालिक हैं। कोई बाहरी आके, कोई यूएसए से आके इसका मालिक नहीं बन सकता। ये हमारा देश है, हम अपने देश को कैसे रखेंगे, हम अपने देश में क्या है क्या नहीं, ये एक भाव होता है आपका। जब आप देश की बात करते हो तो हम अपने भारत को अपने छाती से लगा के कहते हैं नहीं ये तिरंगा हमारा है, ये इसकी जान मान शान के लिए हम लोग खुद को लुटा सकते हैं। ठीक, जब हम अपने देश को, अपने तिरंगे को इतना प्रेम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है जब कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होंगी, और जो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट होगा वो निवास के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो लैंड के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो सबसे पहला जो राइट बन रहा है, यहां पर युद्ध बनेगा, संघर्ष बनेगा, वो कहां पर? जमीनी स्तर पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आप वहां पर चलो ठीक है भाई, एक्सेप्ट भी कर लेते, चलो आ जाओ, आप समस्या में हो, आ जाओ। लेकिन जब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कल्चरल जो गैप क्रिएटेड है यहां पर, अगर हम देखें तो कल्चर दोनों के अलग अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, और दोनों कल्चर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, टकराव होगा यहां पर। और इस तरीके से जब दोनों ही कल्चर में भी टकराव है और चीजों में भी टकराव है तो दो ग्रुप्स बन जाएंगे। एक तो शरणार्थी ग्रुप्स हो जाएगा, एक रेजिडेंशियल जो वहां के मूल निवासी हो जाएंगे, उनके बीच में एक ग्रुप बन जाएगा। जब दोनों का ग्रुप होगा और दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? वहां के संसाधनों पर अपना कब्जा करने का प्रयास होगा। नॉर्मल है ना कि भाई वहां के जो भूमि है उन संसाधनों पे, वनों पर, वृक्षों पर, वहां पर जमीन पर, पानी पर कुछ संसाधन तो हमें भी चाहिए ना, हम तो आए हैं आपके यहां, तो हर एक व्यक्ति, तो संसाधनों पर कब्जा करने के लिए संघर्ष प्रारंभ होगा। यहां पर जो समुदाय होगा वो दोनों ही समुदाय क्या होंगे? एक अपने संसाधनों को बचाने के लिए उग्र होगा और दूसरा संसाधनों को लेने के लिए उग्रता में आएगा। तो दोनों ही ग्रुप्स क्या हैं? यहां पर मैच करेंगे और यहां पर फिर दोनों के अंदर एग्रेशन, क्रोध, उग्रता ठीक बढ़ेगी और कॉन्फ्लिक्ट स्तर भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो कि आप लोग देखे भी हैं, मणिपुर में कई चीजें ऐसी आई जहां पर दो ग्रुप्स ही आपस में लड़ गए। कुछ ऐसा देखने को वहां मिला, वहां पर शरणार्थियों की समस्या नहीं थी, ग्रुप्स की प्रॉब्लम आ गई। ठीक, तो वहां पर क्या हुआ? सेम चीज यहां पर क्या हो जाएगा कि जब हमें रहने के लिए जमीन नहीं मिलेगी तो हम टेररिज्म का सहारा लेंगे, आतंक का सहारा लेंगे, हम गोली मारेंगे, बम मारेंगे, विस्फोट करना प्रारंभ कर देंगे, इस तरह की छिनौती करेंगे। रास्ते से कोई जा रहा है सब लूट लपेट लेंगे, सब एकदम सामान छीन लेंगे, झोला वोला सब छीन लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? टेररिज्म का सहारा लेंगे। जब आप टेररिज्म का सहारा लोगे तो इसका मतलब है कि आप अब क्या कर रहे हो? इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसको यहां से, जब आप टेररिज्म का सहारा लोगे तो कॉमन सी समझो, आप क्या करोगे? जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसका विरोध करने लगोगे। व्यवस्था एवं कानून, व्यवस्था इन द सेंस होता है गवर्नमेंट, सरकार, तो कानून का विरोध करोगे। ठीक, अब जब कानून का विरोध करोगे तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर हम लोग बात करें, जब आप कानून का विरोध करेंगे तो किसके लिए आप थ्रेट्स बन रहे हैं? सरकार का विरोध करें या कानून का विरोध करें या व्यवस्था का विरोध करेंगे तो आप आंतरिक सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। आप समझो यहां भाई, अगर कोई व्यक्ति, हमारे कानून, नियम कानून बनाए गए हैं सरकार या राज्य या स्टेट की, जब हम लोग बात करते हैं
तो स्टेट के पास संप्रभुता होती है और संप्रभुता को ही यहां पर खंडित किया जा रहा है। जो कानून है, नियम कानून अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन जब पूरी की पूरी व्यवस्था यहां पर सरकार के विरोध में आ जाएगी या कानून के विरोध में होगी तो वो इस व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे। और अगर हमारे कानून व्यवस्था का समर्थन नहीं है तो वह हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स उत्पन्न कर सकता है या खतरा उत्पन्न करेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई सभी लोगों को? किसी को यहां तक की चीजों में अगर डाउट हो तो पूछिए। अब देखो, अब तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि होगी तो यहां से कनेक्ट। अब ज्योग्राफी में जाओ। तापमान में वृद्धि मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति में गिरावट आएगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है क्या हो जाएगी, कम होगी। तो मिट्टी की उर्वरा या उर्वरता क्षमता में कमी आएगी। क्लियर है? अब उर्वरा शक्ति में कमी आएगी मिट्टी की, तो उर्वरक एवं नॉर्मल सी बात है, जब उर्वरा शक्ति में गिरावट आएगी या कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा। खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा। अब जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो लोग क्या करेंगे, जो यहां पर लोग निवास कर रहे थे वो लोग क्या करेंगे, धीरज से पलायन करेंगे। यहां जो लोग निवास कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इस स्थिति को देखते हुए वो पलायन कर जाएंगे, करेंगे। ठीक, जैसे कि आप लोग अपने गांव क्षेत्र में देखते होंगे कि जो युवा वर्ग है, या कई जगह आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बहुत से लोग अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गांव छोड़कर शहरों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मतलब पलायन की स्थिति निरंतर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जब ये पलायन करेंगे तो कहीं जाकर शरण लेंगे, है ना, कहीं पर भी जाएंगे शरणार्थी बनेंगे। अब इसको थोड़ा सा सोचो, आप शहरों में, अगर इसी को मैं बात करूं, शहर की बात कर लेते हैं। शहरों में आप झुग्गी झोपड़ी देखते हैं, क्या देखते हो, झुग्गी झोपड़ी। तो यहां पर ये सोचो कि जो शहरों में आप लोग झुग्गी झोपड़ी देख रहे हो, ये किसकी झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये इन लोगों के द्वारा निर्मित की गई झुग्गी झोपड़ियां हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये विदेशी नहीं है, ये देश के ही लोग हैं।
लेकिन जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई तो इन लोगों ने सोचा चलो भाई शहरों के तरफ चलते हैं, खेती किसानी में बहुत कुछ मिलता नहीं है और सपोर्ट मिल नहीं रहा गवर्नमेंट का कि खेती किसानी, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं, जितनी लागत आती है उससे कम का यहाँ पर हमारा पूरा अनाज पैदा हो रहा है, आ रहा है 100 रुपए, लग रहा है 100 रुपए, आ रहा है हमें 70 रुपए, 30 रुपए का नुकसान झेलने के लिए क्षमता नहीं है, तो चलते हैं शहरों में कहीं किनारे पे, जो खाली रोड के किनारे हमें जगह मिलेगी वहां पर हम लोग निवास करने लगेंगे। तो पहला तो ये क्या हो गया, झुग्गी झोपड़ियां जो बनती हैं वहां पर क्या हो जाते हैं, शरणार्थी बन के रहने लगते हैं। आप समझते रहना, जब ये शरणार्थी बन के रहने लगते हैं तो मूल निवासी और शरणार्थियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ होता है। निवासी और के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है। अब जब मूल निवासी और शरणार्थियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ होगा तो अब समझो क्या होगा, जहां पर इन झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होगा, क्या होगा, जहां पर भी शहरों में झुग्गी झोपड़ी का निर्माण होता है तो वहां पर चोरी डकैती, असंवैधानिक गतिविधियां कार्य करती हैं। और जब इस तरह की असंवैधानिक गतिविधियां कार्य करेंगी तो ये क्या करती हैं, ये कानून व्यवस्था को चैलेंज करती हैं। क्या करती हैं, ये सभी व्यवस्था एवं कानून के विरोध में काम करती हैं, और जब भी कोई भी कानून व्यवस्था या व्यवस्था के विरोध में काम करेगा तो नॉर्मल सी बात स्थिति क्या उत्पन्न हो जाएगी, इन सब के जो शरणार्थियों की स्थिति बनी उसके कारण क्या हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि शहरों के जो मूल रूप से शहर में रह रहे हैं लोग और जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो गवर्नमेंट कहता है, सरकार जो भी शहरी लोग हैं वो हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं कि इनकी झुग्गी झोपड़ियां हटा देनी चाहिए, झुग्गी झोपड़ियां हटा देनी चाहिए। मलिन बस्ती का जो निर्माण हुआ है इन बस्तियों को साफ करना चाहिए एमसीडी को, है ना, यही स्टेटमेंट आप भी सुनते होंगे। तो इसका मतलब है कि या फिर उनको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसके लिए जमीन नहीं अलॉटेड हो रही है तो वो लोग वहीं रहेंगे। अब जब आप इस तरह के स्टेटमेंट पास करके जाओगे तो नॉर्मल सी बात है, वो आपसे क्या है, आप और उनके बीच में एक विरोध की खाई पहले से बनी हुई है, तो वो कट्टा, तमंचा, बम, पिस्टल इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अवैध गोरख धंधे, शराब, ये सब जितने भी असंवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जो भारत में मान्य नहीं है, जो कार्य, उन कार्यों को ये सब करते हैं क्योंकि उनके माध्यम से ही इनको धन की प्राप्ति हो रही है मैक्सिमम। तो जब धन की ऐसी प्राप्ति हो रही है, अर्थात ये शरणार्थी जो हैं ये लगातार क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। किसको चैलेंज कर रहे हैं,
जो आपकी कानून व्यवस्था है, जो सरकार है, उसको लगातार चैलेंज कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, एक थ्रेट उत्पन्न होगा। वो किसके लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। समझ में आया ये पॉइंट? जैसे कि अभी एग्जांपल से समझने का प्रयास करो कि आप सभी ने ये सुना होगा कि बांग्लादेश से भारत में रोहिंग्या या बहुत अधिक शरणार्थी आ रहे हैं। बहुत तेजी से भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। और कहां पर बढ़ रही है, तो नॉर्मल से अगर मैप में देखेंगे तो बांग्लादेश को कौन कौन से लोग टच कर रहे हैं उनको आप समझो। तो त्रिपुरा में बढ़ेंगे, मेघालय के आसपास, असम में, धीरे पीछे नागालैंड की तरफ मूव ऑन कर जा रहे हैं। तो जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, मिजोरम है, आपका त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, मणिपुर है, इन क्षेत्रों पर लोग क्या हो रहे हैं, धीरे 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 निवास करने लग रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, रोहिंग्या मुस्लिम भारत में लगातार आ रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, सुना भी होगा। तो एक चीज सोचो, तो जो भी भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या या चकमा शरणार्थी आ रहे हैं, ठीक, चकमा हो चाहे रोहिंग्या हो, इनके और भारत के लोगों के बीच में, नॉर्थ ईस्ट में आप लोग देखते होंगे लगातार अगर हम देखें तो ये लोग क्या हो रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर एक चीज आप लोगों को देखने को लगातार मिल रही है, वो ये है कि यहां पर भारतीय लोग और इनके कल्चर को अगर हम देखें तो दोनों के कल्चर क्या है, अलग अलग। अब जब दोनों के कल्चर अलग अलग हैं तो नॉर्मल सा है, ठीक, हमारे कल्चर अलग है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था यहां पर, वैसे ही रोहिंग्या और चकमा के साथ भी है। भारतीय समूह के जहां पर ये लोग रहने के लिए आ रहे हैं, वहां के लोगों के बीच में इनकी सांस्कृतिक क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो इनकी संस्कृति अलग है, ठीक। और भारतीय लोगों को लग रहा है कि जब ये लोग आ जाएंगे हमारे क्षेत्रों में तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, वो खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जिससे क्या हो रहा है, यहां पर भारत में इन क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही, नॉर्थ ईस्ट में रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ क्या हो रहा, लगातार विरोध हो रहा है, लगातार संघर्ष की स्थितियां आप लोग देखते होंगे, चाहे वो लैंड एरिया को लेके हो, चाहे कल्चर को लेके हो, लगातार संघर्ष आप लोग देख रहे होंगे। तो यहां पर क्या है कि एक दूसरे से संस्कृति बचाने के लिए भी संघर्ष होते हैं। तो शरणार्थी जब भारत में आएंगे या किसी देश में इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो नॉर्मल सी बात है ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। अब आप लोग देखते होंगे कि क्या हुआ कि कई बार ये सांस्कृतिक लड़ाई इतनी संवेदनशील हो जाती है तो इसमें ग्रुप्स बन जाते हैं, बोडो ग्रुप्स, नागा ग्रुप्स। ये आज क्या है, एक टेररिस्ट ग्रुप्स है ना, NACN, ये सब क्या है, ये नए नए ग्रुप्स जन्म लेते हैं। अब देखो एक तीसरा पक्ष, अभी 2 डायमेंशन देखे, तीसरे डायमेंशन को देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को इतनी क्रिस्टल क्लियर किया हूं, फिर भी अगर नहीं आता है आप लोगों को समझ में तो आप कमेंट जरूर करिएगा मुझे, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात भी होगी। ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग से एक चीज समझो, ग्लोबल वार्मिंग से प्राकृतिक आपदाएं में वृद्धि होगी, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी कैसे,
सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी, सूखा कहीं बाढ़, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। और जब प्राकृतिक समस्याओं या आपदाओं में वृद्धि होगी तो वो वंचित समुदाय जैसे कि SC ST समुदाय पर क्या होगा, वंचित समुदायों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वंचित समुदाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अभी देखो, अभी आप लोग फ्रेमिंग में चल रहे हो, मैं बोल रहा हूं बस पॉइंटर्स की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, है ना। आप समझो, वंचित समुदाय किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसे समझो पहले। वंचित समुदाय इन द सेंस हम लोग SC ST की बात यहां पर, जो वंचित समुदाय होगा या वर्ग होगा वो व्यवस्था में उचित स्थान की मांग करेगा। करेगा, कॉमन सी बात है। जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति क्षेत्रों में रह रहे थे, आपदा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी जमीन अमीन सब स्वाहा हो गई, तो वो कहेंगे कि भैया हमारे लिए कुछ तो व्यवस्था करिए सरकार। और यहां पर क्या होगा, जब वंचित वर्ग का कल्याण नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, जब ये मांग करेंगे और सरकार इनकी मांगे नहीं सुनेगी, यदि सरकार इनकी मांग नहीं सुनेगी तो ये लोग क्या करेंगे, नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे, ये लोग व्यवस्था का विरोध करेंगे, व्यवस्था का विरोध करेंगे। क्लियर है। और जब व्यवस्था का विरोध करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था को बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब विरोध करेंगे तो व्यवस्था बदलने का प्रयास करेंगे। और किस आधार पर प्रयास होगा, हथियार उठाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, नक्सलियों ने किया था। नक्सली जो स्टार्टिंग हुई थी, अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे, इसमें नक्सली की बात अगर करें तो वो व्यवस्था के विरोध से स्टार्ट हुआ कि उनके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा था और अपने अधिकारों को पाने के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे। लेकिन आज क्या हो गया कि वो आर्थिक लाभ के लिए अब ये काम कर रहे हैं, तो क्या हो गए, हथियार उठाएंगे। हथियार उठाने का मतलब है व्यवस्था पर, अगर ये सीधी सी बात कर लें, हथियार उठाएंगे तो इसका मतलब है नक्सलवाद या आतंकवाद को जन्म देंगे। किसको देंगे, नक्सलवाद या आतंकवाद को जन्म देंगे। और जब इस तरह की स्थिति बन जाएगी तो ये सीधी सी बात है, ये क्या करेंगे, व्यवस्था का विरोध प्रारंभ, व्यवस्था का विरोध, और विरोध क्लियर कट हो जाएगा। तो जब ये आतंकवाद और नक्सलवाद गए तो सीधी सी बात है, व्यवस्था का विरोध ही करेंगे। और जब व्यवस्था का विरोध करेंगे, ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, आंतरिक
तो ग्लोबल वार्मिंग भी रिस्पॉन्सिबल बनती है आपके आंतरिक सुरक्षा में खतरे के रूप में। आज आप लोगों ने इस क्लास में यह समझा कि आंतरिक सुरक्षा में किस प्रकार से क्या क्या चीजें कैसे कैसे किस किस डायमेंशन से हम सोच सकते हैं। यही सोच आपको यूपीएससी मेंस में और यूपीएससी इंटरव्यू के लिए लेके जाने वाली सोच है। तो कोशिश करिएगा कि धीरे धीरे अब डेवलप करिएगा। जहां जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, बिल्कुल हम लोग आप लोगों के साथ हैं। रिजल्ट मित्रा इसीलिए आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है कि आप लोग लगातार काम करें। जहां जिसको जिस सहयोग की आवश्यकता होगी, हम लोग पूर्ण रूप से आप लोगों के लिए समर्पण भाव के साथ काम कर रहे हैं। चलिए फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।